नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इसमें मुख्य बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं और फिर जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली है कार्यालय लेखन से जुड़ी हुई, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि सरकारी पत्र जो हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों का कार्य क्या है? ये पत्र एक कार्यालय या विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे विभाग या दूसरे मंत्रालय को भेजे जाते हैं, यानी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय के परस्पर संवाद का काम करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पत्र जो भेजा जाए उसके शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ संख्या लिखी जाती है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता भी बाईं ओर लिखा जाता है। इन बातों को आप नोट करते रहें ताकि जब भी आप पत्र लिखें तो इन्हें आप प्रयोग में लाएं। आजकल सेवा में का प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है। हम प्रति का प्रयोग करते हैं, सेवा में का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते। पत्र के अंत में प्रेषक का पता और तारीख भी बाईं ओर, यानी सभी जो हमारी सूचनाएं हैं वे बाईं ओर दी जाती हैं। और भवदीय का प्रयोग कर सबसे नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। तो यह है औपचारिक पत्र का स्वरूप। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में, कई हिस्सों में बांट दिया गया है। अनेक प्रकार हैं इनके। हर श्रेणी के पत्र के लिए विशेष स्वरूप निर्धारित है। स्वरूप के आधार पर ही इन पत्रों की रचना की जाती है। अब जो हमारा सबसे पहला पत्र है वह है मुख्य टिप्पणी अर्थात नोटिंग, जो फाइल्स में सबसे पहले शीट पर लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जिस मुद्दे के लिए फ़ाइल बनी है, जिस मुद्दे के लिए पत्र भेजा जा रहा है, उस विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए इस पर राय, मत, आदेश या निर्देश दिया जाता है। इसे हम टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे नोटिंग कहते हैं। टिप्पण दो प्रकार के होते हैं। एक जो सहायक स्तर पर टिप्पण किया जाता है और दूसरा जिस अधिकारी को नामांकित कर फाइल भेजी गई है उस अधिकारी के स्तर का टिप्पण। और टिप्पण का कार्य क्या है? नियम के अनुसार मामलों को निपटाना। जिस मुद्दे को रखते हुए फाइल भेजी गई है या मुद्दा उठाया गया है उस मुद्दे का निपटान करना ही, नियम के अनुसार निपटान करना ही इसका उद्देश्य है। अब बात आती है आरंभिक टिप्पण। आरंभिक टिप्पण में सहायक जो है वो विचार के अंतर्गत जो मामला भेजा गया है उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाता है और फिर उसका विवेचन किया जाता है संक्षिप्त में। कार्यालय में टिप्पण के कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होते हैं। अधिकारी इन कार्यों को सामान्यतः नहीं करते हैं, तो यह कार्य सहायकों द्वारा किया जाता है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आगे जिसे भी आप अपनी फाइल भेज रहे हैं या पत्र व्यवहार कर रहे हैं उन्हें देखते ही समझ आ जाए। टिप्पणी कैसी होनी चाहिए? ध्यान रखेंगे, पूर्ण हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, विषय अनुकूल हो, विषय संगत हो, तर्क संगत हो और जिस क्रम में अनिवार्यता है उसी क्रम में सारी जानकारी दी जाए। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। उसमें मैं और तुम का व्यवहार नहीं किया जाता, वरन नाम के साथ व्यवहार किया जाता है कि जिसकी भी यह फाइल है उसके विषय में, उसमें मैं और तुम शब्द नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अगला है आनुषंगिक टिप्पण। अब जब सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है और अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पण से सहमत है तो वह टिप्पण के नीचे अपने हस्ताक्षर कर देता है या वह सहमत हूँ यह लिख देता है। टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत ही आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। यानी जो नोटिंग आपने बनाकर भेजी थी उस पर अधिकारी ने जो लिखा वह है आनुषंगिक टिप्पण। यदि अधिकारी सहमत है तो वह टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का कार्य नहीं करता, केवल असहमति व्यक्त करता है। यह टिप्पणी बहुत संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में यह बताने के लिए कि किन किन आधारों पर असहमति जाहिर की गई है, यह टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। तो टिप्पण का उत्तर देने के लिए आनुषंगिक टिप्पण लिखा जाता है। फिर है स्मरण पत्र। कई बार बहुत सी फाइलें दब जाती हैं,
किसी कारणवश हमने कोई सूचना मांगी या किसी प्रकार का कोई घटना हुई, उस घटना से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमने अपेक्षित मांगी, हमें अपेक्षित है और हम जानना चाहते हैं, या कोई भी अन्य कारण है जिस पर फाइल आगे बनकर गई है, तो वो फाइल जब समय पर हमें नहीं मिल पाती, उसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता, उस पर कोई चर्चा, कुछ भी उस पर आगे अगर अधिकारियों की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है, तो फिर याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो, हमें अपेक्षित है कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, नहीं आया, तो उसे याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। अब अनुस्मारक का ही दूसरा नाम है स्मरण पत्र, और इसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिमाइंडर। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह होता है, लेकिन आकार उससे कहीं छोटा होता है। और यदि एक अनुस्मारक भेजा गया है तो हम लिख देते हैं अनुस्मारक 1। यदि पुनः भेजा जाने की आवश्यकता पड़ती है तो अनुस्मारक 1, 2, 3 इस प्रकार रिमाइंडर भेजे जाते हैं। आगे है बच्चों अर्ध सरकारी पत्र। इसमें कुछ कुछ अनौपचारिकता का पुट होता है, यानी मैत्री भाव होता है। उस भाव से नहीं लिखा जाता जिस तरह से पूर्ण औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, क्योंकि यह पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला जो अधिकारी है वो जिस अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है, उससे परामर्श लेना चाहता है, तब इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। इसको लिखने के लिए लेटर पैड का प्रयोग किया जाता है। लेटर पैड में ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पता और पदनाम होता है। इस पत्र का प्रारंभ श्री, श्रीमान, डियर, प्रिय इत्यादि से हो सकता है और अंत में भवदीय के स्थान पर, जैसे हमने पढ़ा औपचारिक पत्र में भवदीय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्योंकि इसमें अनौपचारिकता का पुट है तो अर्ध सरकारी पत्र में आपका शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता, संबोधित जिसे हमने संबोधन किया है उनका नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। अगला है प्रेस विज्ञप्ति। कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ बैठक हुई और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। कभी कभी ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, कभी कभी किसी मंत्रालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो जो भी बैठक हुई, उस बैठक में जो निर्णय लिए गए उन्हें सर्व सामान्य तक पहुँचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लिया जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में प्रेस रिलीज़ भी कहते हैं। फिर है परिपत्र। परिपत्र से आप सभी परिचित होंगे ही। सर्कुलर आपने शब्द अवश्य सुना होगा, हम विद्यालयों में बहुत प्रयोग करते हैं इस शब्द का। सरकारी या निजी स्थानों में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू कराने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जाता है। जो भी उच्च स्तर पर निर्णय लिए गए उन्हें जहाँ जहाँ आपको पालन कराना है, एग्जाम्पल मान लीजिए यदि हमें मंत्रालय ने किसी प्रकार का शिक्षा नीति से जुड़ा कोई निर्णय लिया, वो हमें विद्यालय तक कैसे पहुँचेगा, वो उसे डायरेक्टरेट में भेजेंगे, निदेशालय से वो स्कूलों तक आएगा। तो यहाँ ये जो पूरा माध्यम पूरा होगा ये सर्कुलर के माध्यम से अप्रोच किया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं परिपत्र या सर्कुलर, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं। फिर आता है कार्यसूची। विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श कर निर्णय तक पहुंचने के लिए कई समितियां गठित की जाती हैं। आप जानते ही होंगे इस बात को। इन समितियों में अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य भी होते हैं। जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो, निर्णय लेना हो, किसी मुद्दे को उठाना हो, किसी मुद्दे पर बातचीत करनी हो, तो समिति के जितने भी सदस्य हैं वो निश्चित कर लेते हैं कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन किया जाएगा, एक सभा गठित की जाएगी। तब बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दे, जिन मुद्दों पर विचार किया जाना है, उन सभी को क्रम से सूचीबद्ध किया जाता है, जिसे हम कार्यसूची कहते हैं। अर्थात कार्यसूची बैठक होने से पहले बनाई जाती है और जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है उन मुद्दों को शॉर्ट में, संक्षेप में वहाँ लिख दिया जाता है। इसे हम कहते हैं कार्यसूची और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं एजेंडा। कार्यसूची का निर्माण क्यों किया जाता है? इसके निर्माण के पीछे जो तर्क है, जो इसके पीछे मुद्दा है, वह यह है कि जो मुद्दे विचाराधीन हैं, जिन मुद्दों पर हमें विचार किया जाना है, उन्हीं मुद्दों पर केवल चर्चा की जाए और समय व्यर्थ ना हो। इससे समय की तो बचत होती ही है और साथ ही सभी मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं जिन मुद्दों पर हमें बातचीत करनी है या निर्णय लेना है, अर्थात विषय से भटकाव की स्थिति भी नहीं आती। तो ये लाभ है कार्यसूची का। और कार्यसूची बनाते हैं, कार्यसूची बनाने के बाद बैठक का आयोजन किया जाता है और बैठक का संचालन सचिव करता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
जब बैठक की जाती है, कार्यसूची में दिए गए जिन मुद्दों को हमने पहले बताया था उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाती है और फिर उसके बाद समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी व्यक्ति, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो अन्य सदस्य हैं, वो इन मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। जब विचार व्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष भी निकालते होंगे, कोई निर्णय भी लेते होंगे। अब इन मुद्दों पर किया गया जो विचार विमर्श और जो निर्णय है उसे हम कार्यवृत्त कहते हैं। यानी कार्यसूची बैठक से पहले बनाई जाती है और कार्यवृत्त जो है, जिसे मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कहते हैं, ये कार्यवृत्त के कार्यसूची के बाद का प्रोसीजर है। कार्यसूची के बाद बैठक होती है और बैठक के बाद कार्यवृत्त लिखा जाता है। बैठक के दौरान कार्यवृत्त लिखा जाता है। इस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। सभी सदस्य इसे पढ़ भी सकते हैं और बैठक के दौरान जो जो कार्यवाही हुई, जो जो विचार विमर्श हुआ, उसे संक्षेप में इस कार्यवृत्त में लिख दिया जाता है। तो कार्यालय लेखन और प्रक्रिया से जुड़े ये हमारे मुख्य बिंदु थे। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ इन्हें आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार और बेहतर समझेंगे। तो कोशिश कीजिए, अवश्य एक बार ध्यान से इन्हें ज़रूर पढ़ें। इन जितने भी हमारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में इन विषयों को ज़रूर लिख लें और परीक्षा की दृष्टि से भी इन्हें तैयार कर लें। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया में इतना ही। नमस्कार।